5 गरीब बहू का फूलों का सासू ससुराल। अर्जुन, करण और सूरज, तुम तीनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज तुम तीनों को कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। हाँ मेरे भाई, मैं और रोशन जहाँ पर मलबा ढोने का काम करते हैं, हम लोग तुम तीनों को भी वहीं पर ही एक काम पर लगवा लेते, लेकिन वहाँ पर अभी जगह नहीं है। कोई बात नहीं भैया, हम लोग आज काम ढूंढ कर ही वापस आएंगे। इतना बोलकर सूरज, अर्जुन और करण काम ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। इन तीनों के बड़े भाई संजय रोशन अपने गांव में एक फैक्ट्री में मलबा ढोने का काम करते थे। इन पांचों भाइयों का परिवार काफी गरीब होता है और घर की सारी जिम्मेदारी भी इन पांचों भाइयों पर ही होती है। सूरज, अर्जुन और करण पूरा दिन काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते तीनों भाई निराश होकर घर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो कीचड़ में पड़ा होता है और उसके सर से काफी खून निकल रहा होता है और वो मदद की पुकार लगा रहा होता है। मदद करो मेरी, मैं यहाँ इस कीचड़ में फंसा हुआ हूँ। अरे कोई मदद करो मेरी। आप यहाँ इस कीचड़ में कैसे फंस गए? और आपके सर से तो काफी खून भी निकल रहा है। मैं अपने बगीचे में फूल लगा रहा था। जैसे ही मैं फूल लगाकर उठा तो मेरा पैर इस पत्थर से टकराया और मेरा सिर इस पत्थर पर जा लगा और मैं यहाँ इस कीचड़ में गिरकर फंस गया। अरे मेरी मदद करो। अर्जुन, करण और सूरज तीनों बगीचे में पड़ी एक रस्सी लेकर आते हैं और उससे उस आदमी को उस कीचड़ से खींचकर बाहर निकालते हैं और फौरन उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उस आदमी का ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर साहब, वो बगीचे के मालिक ठीक तो है ना? उनका खून काफी बह चुका है और उनका जख्म भी काफी गहरा है। शायद हम उन्हें बचा ना पाए। अगर आप तीनों चाहें तो उनसे जाकर आखिरी मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं और जल्दी से उस बगीचे के मालिक के पास जाते हैं। आप लोगों ने मेरी मदद करी और मेरी जान बचाई। मुझे अपने फूलों के बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने उनको अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरा कोई वारिस नहीं है, तो मेरे जाने के बाद तुम तीनों उस फूलों के बगीचे का ध्यान रखना। आज के बाद तुम तीनों ही उस फूलों के बगीचे के मालिक हो। इतना कहकर वो फूलों के बगीचे का मालिक अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद अब सूरज, करण और अर्जुन ही उस फूलों के बगीचे की देखभाल करते हैं और बगीचे में उगे हुए सुंदर सुंदर फूलों को बेचकर पैसे कमाते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा ठीक ठाक चलने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। इस बारिश के मौसम ने तो मेरी जान ही निकाल दी। कब से ये पानी यहाँ से निकाल रही हूँ, लेकिन पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ जी, आप देख रही हैं ना, हमारी छत जगह जगह से टूटी हुई है। इस टूटी हुई छत पर पानी तो टपकेगा ही। इनसे कितनी बार कहा था कि छत ठीक करवा दो, लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है। बहू, तुम तो जानती हो ना कि घर के हालात अभी कैसे हैं। हम सबको 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता है, यही हम सब के लिए बड़ी बात है। पांचों बहुएं और सास मिलकर रात भर छत से टपकते हुए पानी को साफ करती हैं और थक हार कर सो जाती हैं कि तभी थोड़ी देर में घर में सो रहे सभी लोगों के ऊपर छत से मिट्टी गिरने लगती है, जिससे सब लोगों की आंख खुल जाती है और सब समझ जाते हैं कि कभी भी घर की छत गिर सकती है, जिसके चलते सारा परिवार भागता हुआ घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही सब घर के बाहर आते हैं, वैसे ही उनके घर की छत टूट कर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते उनका घर पूरा तबाह हो जाता है। माँ जी, अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है जहाँ हम रह सकें। इस बारिश के मौसम में हम लोग कहाँ रहेंगे? हम तो इस बारिश के मौसम में सड़कों पर भी नहीं रह सकते। हम लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी हमारे साथ हमारे फूलों के बगीचे में चलो। वहाँ पर एक शेल्टर बना हुआ है और उस शेल्टर के नीचे हम सभी लोग अपनी रात गुजार सकते हैं और इस तूफानी बारिश से बच सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर सारा परिवार उनके फूलों के बगीचे में चला जाता है और रात भर उस शेल्टर के नीचे ही उसे तूफान से बचते हुए अपनी रात गुजारता है। माँ जी, हमारी रात तो गुजर गई, लेकिन अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हम हमेशा के लिए तो इस शेल्टर के नीचे नहीं रह सकते। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम लोगों को कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ माँ जी? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है और न ही इतने पैसे कि हम लोग किराए का मकान ले सके। ऐसी तूफानी बारिश में हम लोगों को बाहर रहना भी तो ठीक नहीं है। सारा परिवार इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी आंचल पायल के मन में एक ख्याल आता है और वो सबसे कहती है, माँ जी, क्यों ना हम हमारा घर खुद बनाए? लेकिन कैसे पायल? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि जिससे हम घर बनाने का सामान खरीद सके।
हमें घर बनाने के लिए सामान को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी देखिए हमारे आसपास कितने सारे फूल हैं। क्यों ना हम इन फूलों से ही अपने एक सुंदर सा घर बनाएं? क्या फूलों का घर? लेकिन हम फूलों का घर बनाएंगे कैसे? माँ जी, पहले हम पेड़ की लकड़ियों से अपने घर का एक ढांचा तैयार कर लेंगे और उसके ऊपर हम फूल लगाएंगे और हमारा फूलों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। पायल का आइडिया सभी परिवार वालों को पसंद आता है, जिसके बाद पांचों भाई जाकर लकड़ी लेकर आते हैं और उस घर की नींव तैयार करते हैं। और वहीं पांचों बहुएं और सास मिलकर बगीचे के बहुत सारे फूलों को तोड़ती हैं और अपने घर को बनाने में लग जाती हैं। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पांचों बहू का फूलों का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है और पांचों बहुएं उस फूलों के ससुराल के अंदर आती हैं। हमारा ससुराल दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इससे सुंदर घर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। इन फूलों की खुशबू ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। लगता है बस इनकी ही खुशबू सूंघती रहूं। बहू, अगर आज तुम ना होती तो हम लोग न जाने कहाँ दर दर भटक रहे होते। आज तुम्हारी तरकीब ने हम लोगों को हमारे रहने के लिए घर मिल पाया है। सारा परिवार फूलों के बने हुए घर में खुशी खुशी रहने लगता है और ऐसे ही समय गुजरता है। जो भी कोई उस फूलों के घर के बाहर से गुजरता उस फूलों से बने हुए घर को देखकर काफी हैरान रह जाता। मिट्टी के बने हुए घर देखे हैं, ईंट के घर देखे हैं, पत्थर तक के घर देखे हैं, लेकिन ये फूलों का घर मैंने आज तक नहीं देखा। कितना सुंदर है ये फूलों का घर और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। काश हम लोगों के पास भी इतना सुंदर और खुशबूदार फूलों का घर होता। अब धीरे धीरे पांचों बहुओं का फूलों का ससुराल पूरे गांव में फेमस होने लगता है और समय के साथ साथ ये खबर पूरे गांव में एक गांव से दूसरे गांव तक फैल जाती है। कई लोग इस फूलों के घर की फोटो क्लिक करके इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। ऐसे ही एक दिन इसी फूलों से बने हुए घर की पोस्ट देखकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पांचों बहू के फूलों के ससुराल में आता है। हाय, माय नेम इज आलोक मल्होत्रा। मैं एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। मैंने कई तरह के घर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा फूलों का घर मैंने आज तक नहीं देखा। ये घर अपने आप में ही एक अजूबा है। आपके इस फूलों के बने हुए घर को लोग कितना पसंद करते हैं ये आप नहीं जानते। इसलिए मैं आज आप लोगों से आपका ये फूलों का घर खरीदने आया हूँ। आप जितना चाहे उतना पैसा मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको इस फूलों के घर की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उस बिजनेसमैन की बात सुनकर पांचों बहुएं और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और वो लोग उस बिजनेसमैन को अपना फूलों का घर बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी रकम मिलती है और उस रकम से वो अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर खरीदते हैं और बचे हुए पैसों से करण, अर्जुन और सूरज अपनी एक बहुत बड़ी फूलों की शॉप खोलते हैं, जिसमें वो कई तरह के फूल बेचते हैं। और वहीं रोशन और संजय भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू न कहना भूल, फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आंगन में बैठी हुई आरती अपने खिले हुए फूलों को देखकर खुशी से गा रही होती है। तभी उसकी माँ ललिता आती है। आरती, ये ले, मैं तेरे लिए नया सूट खरीद कर लाई हूँ। मगर माँ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तेरे सारे पुराने सूट फट गए हैं। मैं जानती हूँ तू मेरी मजबूरियाँ देखकर मुझे कभी कुछ खरीदने को नहीं कहती। बस इज्जत के साथ तेरी इस घर आंगन से विदाई हो जाए मेरी बच्ची, और तुझे हर खुशी मिले। मगर माँ, इससे अच्छा तो आप थान का कपड़ा खरीद कर ला देती। मैं खुद ही अपने लिए सूट सिल लेती। इससे सिलाई के पैसे तो बचते। भूल गई, मुझे सिलाई आती है। तभी अचानक आरती की नज़र अपनी माँ की फटी हुई साड़ी पर पड़ती है। माँ की सारी साड़ी कितनी फट गई है। कोई बात नहीं माँ, अब देखना तुम्हारी ये दर्जी बेटी अपने हाथों से तुम्हारे लिए फूलों वाली सुंदर सी साड़ी बनाएगी। अपनी माँ के सो जाने के बाद आरती आंगन में खिले हुए फूलों से अपनी माँ के लिए एक बहुत अच्छी साड़ी बनाकर अगली सुबह उसे देती है। ये लो माँ, मेरी प्यारी माँ, और जल्दी से ये फूलों वाली साड़ी पहन लो। कितनी सुंदर साड़ी है ये। तूने कब खरीदी आरती? खरीदी नहीं माँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। किसी ने सच ही कहा है
कि भगवान इंसान में कमी देता है तो गुण भी देता है। आरती दिखने में भले ही सांवले रंग की थी, मगर उसके हाथों में सिलाई कढ़ाई करने का गजब का हुनर था। साथ ही उसे फूलों से बहुत प्यार था। आरती की यही सादगी अनुज को भा गई। जहाँ आरती एक गरीब माँ की बेटी थी, वहीं अनुज एक अमीर घर का बेटा था। जहाँ शारदा देवी अपने 4 बेटों संजय, अनुराग, कबीर, अनुज और 3 बहू पायल, कीर्ति और आलिया के साथ रहती थी, जो कि पैसे वाले घर से थी। पायल, कीर्ति, आलिया बहू, अनुज को कोई लड़की पसंद आई। सासू माँ हजारों तस्वीर दिखा चुके हैं देवर जी को, मगर उन्हें है कि कोई भाती ही नहीं। सासू माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देवर जी की दुल्हनिया धरती पर है ही नहीं। क्या बात है अनुज, तुम्हारी तीनों भाभियां तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ रही हैं, फिर तुम्हें इनमें से कोई पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि माँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आरती नाम है उसका। आरती की तस्वीर देखते ही शारदा शादी के लिए मना कर देती है, जिसके बाद अनुज आरती के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। अपनी काली देवरानी को देखकर शारदा की तीनों गोरी घमंडी बहुएं उसे खूब भड़काती हैं। पता नहीं हमारी इस काली देवरानी ने कौन सा जादू चलाया जो हमारे प्यारे देवर जी बद्रीनाथ बन गए और इस ब्लैक की बॉडम की देवरानी बनाकर यहाँ ले आई। अनुज, तूने इससे शादी तो कर ली, मगर मैं जिंदगी भर इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी, याद रखना। छोटे, एक बार तो माँ के बारे में, इस घर की इज्जत के बारे में सोच लेता। इस काली पीली लड़की को वाइफ बनाकर ले आया। वही तो अनुराग भाई, देख जरा अनुज अपनी भाभियों को कितनी सुंदर है, और तेरी बीवी उतनी ही काली और भद्दी। आरती का पूरा ससुराल उसके काले रंग के लिए उसे बहुत सुनाता है, जिससे आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनकी बातों को दिल से मत लगाना। समय बीतता है। आरती अपनी सास और जेठानियों का दिल जीतने की हर कोशिश करती है। एक दिन जब वो घर के बाहर की सफाई कर रही होती है, तभी फूल वाला आता है। फूल ले लो, फूल, रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए बाहर वाले खूबसूरत फूल, फूल ले लो फूल। जरा ठहरिए भैया, ये गुलाब के फूल, ये गेंदे के और ये लिली के, ये फूल भी दे दीजिए। उन फूलों को खरीदकर आरती अपने गार्डन में क्यारी बनाकर लगा देती है। जब भी कभी फूल वाला आता तो आरती एक नया पौधा खरीदती, जिसे देखकर उसकी घमंडी जेठानी अपनी सास को खूब भड़काती हैं। देख लीजिए सासू माँ, अभी हमारी इस काली देवरानी को इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और ये फूलों पर जमकर पैसे लुटा रही है। ऐसे तो ये हमारे घर को कंगाल कर देगी। तुम तीनों ठीक कह रही हो, अब मुझे इसकी लगाम कसनी होगी। अरे ओ मेरी काली बहू, ये पैसे फ्री फंड के नहीं आते। और नहीं तो क्या, हमारे पति इतनी मेहनत से खून पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं और तुम वो पैसे मजे से इन फूलों पर लुटा रही हो, जो आज खिले हैं कल मुरझा जाएंगे। जेठानी जी, मगर ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप सभी को मेरे फूल लगाने से कोई परेशानी है तो माँ जी, जेठानी जी, आगे से मैं फिर कभी फूल नहीं खरीदूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शारदा के बेटों को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, जिस कारण बिजनेस सील हो जाता है। अब पैसे की तंगी के चलते उन्हें बहुत लिमिट से चलना पड़ता है, जिस कारण काली देवरानी की तीनों घमंडी जेठानियां अपनी सास और पति को सुनाना शुरू कर देती हैं। क्या बुरी दिन आ गई है हमारी कि अब हमें दाल रोटी खानी पड़ रही है। सारी गलती हमारे पतियों की ही है, इनसे एक बिजनेस भी ठीक से नहीं चला। सस्ते अंबानी। आलिया बहू, कीर्ति बहू, ये तुम दोनों किस तरीके से बातें कर रही हो अपने पतियों से? पति नहीं माँ जी, नासपति। अब बिजनेस तो डूब ही गया, घर में बैठकर खुइयां छीलेंगे। जेठानी जी, ऐसे अगर एक दूसरे पर कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जेठ जी ने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। अपनी काली बहू में परिवार को साथ लेकर चलने वाली बात को देखकर शारदा के मन में आरती के लिए खटास मिट जाती है। फिर एक दिन आरती अपनी तीनों जेठानियों को परेशान होकर बात करते सुनती है। पायल, कीर्ति, मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगी, मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। वहाँ जाकर अपनी इंसल्ट थोड़ी करानी है। काश कि हमारे पास पैसे होते तो ड्रेस खरीद कर पार्टी में जा पाते। जेठानियों को पार्टी में जाने का मन देखकर आरती को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उन तीनों के लिए फूलों से बहुत ही फैशनेबल ड्रेसेस बनाकर उन्हें देती है। जेठानी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब इसका अलग ही टंटा है, जब देखो अपना काला पीला मुंह लेकर चली आती है। आओ, तुम्हारी ही कमी थी। मैंने आप तीनों के लिए ड्रेस बनाया है, शायद आपको पसंद आ जाए। ये देखिए।
अपनी देवरानी का बनाया हुआ फूलों वाला ड्रेस देखकर तीनों जेठानियां बहुत ही खुश होती हैं। अमेजिंग, ये फूलों वाला ड्रेस कितना फैशनेबल है। हाँ सच में आलिया, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाओ टेमरिंडा, यू आर वेरी टैलेंटेड। आरती की तीनों जेठानियां उसका बनाया हुआ फूलों का फैशनेबल ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती हैं, जहां उनकी बहुत तारीफ होती है और तब कहीं जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जेठानी जी, आप तीनों आ गई, कैसी रही पार्टी? पार्टी बहुत अच्छी थी आरती, हम तीनों को माफ कर दो आरती। घमंड में आकर हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मगर तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल इन फूलों की तरह सॉफ्ट हार्ट। आखिरकार आरती अपने प्यार भरी बर्ताव से अपनी घमंडी जेठानी के दिल में जगह बना ही लेती हैं। इसी बीच उन्हें एक ब्राइडल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। कीर्ति, पायल, ये देखो, हमारी सिटी में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें सबसे अलग कलेक्शन का ब्राइडल लहंगा पहनना है, और जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज जीतेगा उसे 25 लाख का कैश मिलेगा। जेठानी जी, मैं ऐसा लहंगा बना सकती हूँ, आप तीनों बस इवेंट के लिए खुद को तैयार कीजिए। इसके बाद आरती अपनी तीनों जेठानियों के लिए फूलों वाला बहुत ही खूबसूरत अलग अलग डिजाइन का ब्राइडल लहंगा बनाती है, जो दिखने में बिल्कुल हटकर था। आरती लहंगे के साथ फूलों से ही एकदम ऑथेंटिक ज्वेलरी भी बनाती है, जिसे उसकी तीनों जेठानियां पहनकर इवेंट में पहुंचती हैं, जहां आए हुए लाखों लोगों की नजर उन तीनों के फूलों वाले लहंगे पर ही होती है। और आखिरकार वो तीनों इवेंट जीत जाती हैं और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर का खिताब अपने नाम करती हैं और मिली हुई रकम के साथ घर लौट कर आती हैं। उस वक्त उन तीनों की आंखों में नमी थी। देखो मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे कारण आज हम इवेंट जीत गए। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। जेठानी जी, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और अपनी बहन जैसी जेठानियों के लिए उनकी देवरानी इतना तो कर ही सकती है। आखिर में उन पैसों से उनके पति एक बार फिर अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, और वहीं आरती की तीनों जेठानी उससे इंस्पायर्ड होकर फूलों वाले लहंगे कपड़े की एक बुटीक से शुरुआत करती हैं, जो कि लड़कियों की पहली पसंद बनकर बढ़ती ही जाती है।